ऋग वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व तक आते आते समाप्त हो जाता है ऋग वैदिक युग, यानी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। इसके बाद उत्तर वैदिक युग शुरू होता है। उत्तर वैदिक काल कब से कब तक का है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ये समय ऐसा होता है जब समाज में, ऋग वैदिक या वैदिक कालीन समाज में ढेर सारे परिवर्तन होते हैं। उन परिवर्तनों के कारण एक पूरा समाज ही एक नई, कह सकते हैं कि आधुनिकीकरण होता है, आधुनिकता की तरफ अग्रसर होता है, और एक कबायली जीवन अस्थायी जीवन में परिवर्तित होता है। एक कबीलाई समाज राजतंत्रात्मक समाज में परिवर्तित होता है। एक पशुपालन वाली अर्थव्यवस्था, एक कबीलाई अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित होती है। एक कबीलाई प्रशासन तंत्र राजतंत्र में परिवर्तित हो जाता है। तो जो जन थे वो जन से जनपद बनते हैं, जनपद से महाजनपद बनते हैं, महाजनपद से साम्राज्यों का निर्माण होता है। इसी परिवर्तन में ये उत्तर वैदिक काल में व्यापक रूप से जो जन से जनपद बनने की, जनपद से महाजनपद बनने की, उसके बाद साम्राज्य बनने की जो नींव थी, जो बीज था, यहाँ पड़ने लगा था। इसमें उत्तर वैदिक कालीन क्षेत्र पढ़ने के लिए हम कुछ हेडिंग्स को सेलेक्ट किए हैं जिसके अंतर्गत इसका अध्ययन हम करेंगे। पहला तो विस्तार, दूसरा जो है ये पहला विस्तार है, ठीक। दूसरा अर्थव्यवस्था इसकी क्या थी, कैसे चलती थी, पहले से कैसे भिन्न थी। राजनैतिक संगठन, क्या परिवर्तन आया। सामाजिक संगठन, क्या बदलाव आए सामाजिक संगठन में उत्तर वैदिक और वैदिक काल के अंतर में। स्त्रियों की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ, वैदिक काल में क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति हुई। गोत्र व्यवस्था, गोत्र प्रथा क्या थी। आश्रम व्यवस्था क्या थी, ऋग वैदिक में था कि नहीं था। धार्मिक स्थिति अब क्या हुई, और कर्मकांडों के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुई, जो परिवर्तन हुआ, परिवर्तन के फलस्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इतनी सारे हेडिंग्स के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं विस्तार। जो ऋग वैदिक युग में या वैदिक काल में जो विस्तार था, कहाँ था? सप्त सैंधव प्रदेश। वैदिक काल में क्या था? वैदिक काल में क्या था? सप्त सैंधव प्रदेश। इसमें सप्त सैंधव प्रदेश में काबुल नदी थी जो अफगानिस्तान में थी, कुर्रम वहाँ थी, स्वात, सिंधु, इसके अलावा सरस्वती, तो इस तरह से गोमती, गोमल, तो ये 6 नदियाँ सप्त सैंधव, इनका विवरण मिलता है। गंगा यमुना का विवरण नहीं मिलता। तो ये क्षेत्र था वैदिक काल में। कब का था ये? वैदिक काल। अब उत्तर वैदिक काल में क्या विस्तार हो गया? उत्तर वैदिक काल में जो भौगोलिक विस्तार हुआ, ये तो क्षेत्र था ही, इसके अलावा गंगा घाटी में विस्तार हुआ। गंगा घाटी में विस्तार हुआ। इसमें गंगा घाटी में जैसे उत्तर वैदिक काल में ही महाभारत युद्ध हुआ था। उत्तर वैदिक काल में ही महाभारत युद्ध हुआ था। जो कबीले थे, कुरु, हमने बताया था तुर्बस और कुरु वंश जो था, कुरु, जिन्होंने जहाँ जिस वंश में महाभारत हुआ था, ये गंगा के, यमुना के ऊपरी क्षेत्रों में या पश्चिमोत्तर भाग में कुरु वंश ने, गंगा के ऊपरी भाग में, और ये क्षेत्र जो है, जो इनका क्षेत्र था, कुरुक्षेत्र कहलाया। हम जानते हैं कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था? महाभारत युद्ध हुआ था। इसके बाद पांचाल एक हुए। पांचालों ने गंगा घाटी में, जैसे इसका जो वर्तमान क्षेत्र माने तो बरेली वाला क्षेत्र है, तो ये गंगा घाटी, गंगा की ऊपरी घाटी, पांचाल, बाद में कुरु पांचाल मिलकर के ये ऊपरी गंगा मैदानों में अपना स्थान बनाया। ये तो
इनका विस्तार हुआ। ये जो कबीले जब बसने लगे उत्तर वैदिक काल में, तो उसकी स्थिति बता रहे हैं कि कुरु पांचाल ये जो युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, वो लगभग 950 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। हमने बताया था कबायली जीवन में युद्ध का बहुत महत्व था, क्योंकि पशु थे और एक कबीले दूसरे कबीले से पशुओं को छीनते रहते थे, एक दूसरे से युद्ध करते रहते थे, तो लड़ाई भिड़ाई से इनका काम चलता रहता था। ये चीज़ें 950 ईस्वी में कौरव कुरुक्षेत्र, या कह सकते हैं कुरु, हम देखते हैं कि इस समय विराट के यहाँ जब छुपे रहते हैं पांडव अज्ञातवास में, तो उस समय मत्स्य प्रदेश में रहते हैं, जयपुर के आसपास वो क्षेत्र है, तो वहाँ पर विराट नगर में जाते हैं तो वहाँ से गौए हाँक लाते हैं। तो यानी अभी कबीलाई जीवन के अस्तित्व के चिन्ह थे, अभी ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन अस्थायी जीवन बनने लगे थे, राज्य बनने लगे थे। तो इस तरह से ये क्षेत्र था। लेकिन 600 ईस्वी तक आते आते, 600 ईसा पूर्व तक आते आते विस्तार कहाँ तक हो गया? मिथिला और यानी बिहार का क्षेत्र, मिथिला विदेह बिहार का क्षेत्र, यानी उत्तर वैदिक काल में जो विस्तार हुआ, ये मिथिला विदेह बिहार तक का क्षेत्र इसके अंतर्गत आ गया। और ये संभव हुआ लोहे के हथियारों से, लोहे के कृषि के या जंगल साफ करने के लिए लोहे के हथियारों से। तो ये हुआ विस्तार इनका उत्तर वैदिक काल के शुरुआती स्थिति में गंगा के ऊपरी मैदान में, और जो 600 ईसा पूर्व के आसपास तक गंगा के निचले मैदानों तक भी इसका उत्तर वैदिक कालीन लोगों का विस्तार हो गया। अब आती है बात अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था क्या थी? पहले अर्थव्यवस्था क्या थी? वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था, वैदिक अर्थव्यवस्था क्या थी? क्या थी? पशुपालन, यानी रई या संपत्ति की गणना किससे की जाती थी? पशुओं से की जाती थी। तो पशुपालन मुख्यतः पशुचारण था, दूध, घी, ये सब चीज़ें थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आता है। उत्तर वैदिक काल में जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें क्या परिवर्तन आता है? एक तो अस्थायी जीवन शुरू होता है, कबीलाई जीवन खत्म होता है, तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था हो जाती है। पशुपालन आधारित थी ये, और ये हो जाती है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था कैसी हो जाती है? कृषि आधारित अर्थव्यवस्था हो जाती है। और इस समय चूंकि यज्ञ में पशु बहुत काटे जा रहे थे, तो कृषि में उन्नति नहीं हो रही थी, उन्नति नहीं हो रही थी। ठीक, कृषि में उन्नत नहीं हो रही थी। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, लेकिन अधिशेष का उत्पादन तभी होगा जब अतिरिक्त उत्पादन होगा और अपने खाने से बचेगा तो उसका जो है उपयोग वो लोग करेंगे। लेकिन ये चीज़ें अभी स्थिति नहीं आई थी। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। इसके अलावा अन्य जो उस समय के, जैसे रथकार, शिल्प के रूप में रथकार, बढ़ईगीरी, चर्मकार, तमाम सारे जो पेशे थे ये चल रहे थे। ये शैशवावस्था में भले ही थे। हम जानते हैं कर्ण क्या था? कर्ण सूत पुत्र था जो रथ चलाता था। तो इस तरह के बहुत सारे पेशे जो है रथ, ये उत्तर वैदिक काल में जो व्यवस्था ये हुई, ये रथों, घोड़े वाले रथ और कृषि यंत्रों के कारण हुई, कृषि यंत्रों के कारण। इसके अलावा इस समय की जो अर्थव्यवस्था थी, इस अर्थव्यवस्था में दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी, कृषि में उगाते क्या थे? ये जौ, गेहूँ, वही जो राई आदि का उत्पादन करते थे। लेकिन अभी हमने बताया कि कृषि का अतिरिक्त उत्पादन ये नहीं कर पा रहे थे।
और अतिरिक्त उत्पादन ना कर पाने की वजह से जो है इनका अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ पा रही थी। वाणिज्य व्यापार, इस समय वाणिज्य व्यापार ना के बराबर था। वाणिज्य व्यापार अभी विनिमय के माध्यम से ही चल रहा था, लेकिन अभी चूंकि अधिशेष हो नहीं रहा था, अधिशेष जब तक कृषि में अधिशेष नहीं होगा तब तक वाणिज्य व्यापार के लिए जो पूंजी चाहिए उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। इसलिए निर्वाह अर्थव्यवस्था ही, अभी उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था भी निर्वाह अर्थव्यवस्था ही बनी हुई थी। निर्वाह अर्थव्यवस्था। अब आगे है राजनीतिक संगठन। वैदिक काल में हम देखते हैं कि वैदिक काल में राजनीतिक संगठन कैसा था। वैदिक काल में राजनीतिक संगठन कैसा था? वैदिक काल का राजनीतिक संगठन कबीला आधारित था, जिसमें एक मुखिया तो होता था, लेकिन उसके ऊपर कबीले का दायित्व या कबीले के बातों को सभा समिति विदथगण आदि को मानने का पूरा भार होता था कि वो सभा समिति विदथगण आदि की बातों को बिना माने वो आगे बढ़ नहीं सकता था। लेकिन वैदिक काल में जो था वो था राजनीतिक संगठन कैसा था? सब कबीलाई था। और यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में ये सभा समिति विदथ गण ये खत्म हो गए। सभा समिति विदथ गण ये सब सारे जो संगठन थे राजा को समझाने वाले खत्म हो गए। स्त्रियों का सभाओं में भाग लेना वर्जित हो गया, भाग नहीं ले सकती थी। ठीक, स्त्रियां सभाओं में भाग नहीं ले सकती थी उत्तर वैदिक काल में। समिति विदथ गण ये सब खत्म हो गए और स्त्रियां सभाओं में भाग नहीं ले सकती थी। राजा को विष जो वैश्य होता था, हम जानते हैं कि जो इस समय तक ब्राह्मण और क्षत्रिय ये वैश्यों द्वारा दिए गए कर पर जीवन यापन करते थे। शूद्रों पर अपात्रताएं लादी दी गई थी, हम जानते हैं। तो ये जो है ब्राह्मण और क्षत्रिय, इसमें जो राजा था या राजन जो होता था क्षत्रिय, ये प्रमुख हो गया। और ये जो है इसको विष या वैश्य जो इसको कर देता था, ये अब अनिवार्य हो गया। क्या हो गया? अनिवार्य हो गया। वैदिक काल में क्या था? अनिवार्य नहीं था। यहाँ पर ये अनिवार्य हो गया। और यहाँ पर आनुवंशिक बनने की प्रक्रिया थी, यहाँ पर राजन आनुवंशिक हो गया। ब्राह्मण भी ये आनुवंशिक हो गया और समृद्ध भी, क्योंकि यहीं से इस क्षेत्र यहाँ से ही ये पाते आते थे। मतलब इनको कर में हिस्सा मिलता था, ज़्यादा मिलता था, वैश्यों से या शूद्रों से अधिक मिलता था। तो यहाँ पर इनकी स्थिति सुदृढ़ होती गई, आनुवंशिक होने की वजह से इनकी स्थिति सुदृढ़ होती गई। स्पष्ट रूप से ये मजबूत होते गए और आनुवंशिक होने की वजह से ये सुदृढ़ होते गए। लेकिन आनुवंशिक होने का मतलब है कि ज्येष्ठाधिकार तो था पुत्रों को, ज्येष्ठ पुत्र का अधिकार होता था, लेकिन हमेशा निर्विघ्न नहीं था। निर्विघ्न नहीं था। कैसे मानते हैं इसको? इस तरह देखिए, महाभारत का युद्ध हुआ था। महाभारत के युद्ध में जो युधिष्ठिर को राजा बनाने को लेकर के ही सारी कौरवों ने विरोध किया और पूरा महाभारत युद्ध लड़ा गया और पूरा कौरव वंश ही विनाश हो गया। तो ज्येष्ठाधिकार था लेकिन निर्विघ्न नहीं था। और अभी भी एक स्थिति थी कि राजा और प्रजा, इस तरह से बहुत ज़्यादा भेद जो बाद के समय में दिखता है
मौर्य काल में दिखता है वो उतना नहीं था। हमने बताया कि आनुवंशिक तो इन्होंने बना लिया था, लेकिन उतना नहीं दिखता था। हम जानते हैं कि जब सूखा पड़ा था तो राजा जनक जो थे, राजा जनक ने क्या किया था? हल चलाया था। क्या चलाया था? हल चलाया था। और बलराम क्या कहलाते थे? हलधर। यानी हल चलाना, खेती करना, ये राजा के भी दायित्व में था। यानी पशु, अभी इनकी स्थिति उतनी अतिशेष ना होने के कारण राजा अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि अपने आप को इससे अलग कर ले। बाद में ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए कृषि कार्य अब निषिद्ध कर दिया गया, लेकिन अभी ये चीज़ें नहीं थी, इनको करना पड़ता था। राजा जनक हल चलाया था, राजा जनक ने हल चलाया था जब बारिश नहीं हुई थी, और बलराम को हलधर कहा जाता था। कारण ये कि राजा या राजकुमार होते हुए भी उन्हें शारीरिक श्रम करना पड़ता था, और वो इससे गुरेज नहीं करते थे, ये करते थे, और जिससे उनके घर की अर्थव्यवस्था, उनके क्षेत्र की अर्थव्यवस्था चलती रहे। इसके अलावा जो बाद के समय तक जैसे जैसे समय बीतता गया, यानी 600 ईस्वी 600 या 700-800 ईस्वी ईसा पूर्व में राजा जो था अपनी स्थिति सुदृढ़ कर रहा था। राजा जो था, राजा जो था अपनी स्थिति सुदृढ़ कर रहा था। वो ऐसे सुदृढ़ कर रहा था जैसे अश्वमेध यज्ञ करके युधिष्ठिर ने किया था। मतलब घोड़ा जहाँ तक छोड़ा जाएगा वो वहाँ तक का क्षेत्र उसका हो जाएगा। इसके बाद अश्वमेध यज्ञ के बाद था वाजपेयी यज्ञ। इसमें राजा और उसके संबंधियों के रथ दौड़ाए जाते थे। जिसका रथ आगे जाता था उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती थी। उसमें जो है राजा का ही रथ कोशिश, यानी जो उसके साथ या कुटुंब होते थे उनमें राजा का ही रथ आगे होता था। राजसूय यज्ञ, इसका मतलब ये था कि दिव्य शक्ति प्राप्त करने के लिए राजसूय यज्ञ किया जाता था। इन सब करने का मात्र मूल एक कारण था कि राजा के जो वैभव था उसके वैभव में वृद्धि करना, और इससे जो है प्रजा के अंदर उसके प्रति सम्मान और निष्ठा बढ़े, और उसको चढ़ावा अधिक मिले। ये सब सारी चीज़ें मिलती रहे। अब उसके बाद जो है वाजपेयी यज्ञ, ये हो गया अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और राजसूय यज्ञ। अब आती है बात जो है आगे जो है राजनीतिक संगठन में। अभी लेकिन एक हमने बताया कि अभी राजा या प्रजा में उतनी दूरी नहीं बनी थी जितनी दूरी होनी चाहिए थी। अब इसके बाद बात आती है सामाजिक संगठन की। सामाजिक संगठन इस समय कैसा था, उस समय कैसा था? वैदिक काल में जो सामाजिक संगठन था हमने बताया था कबीलाई था। और इस समाज में जो था वो जो समाज था 4 वर्णों में विभक्त नहीं था। ठीक, वैदिक काल में कबीलाई समाज 4 वर्णों में विभक्त नहीं था। यानी दशम मंडल में, ऋग्वेद के दशम मंडल में 4 वर्णों में विभक्त होने के साक्ष्य मिलते हैं। जबकि उत्तर वैदिक काल में स्पष्ट रूप से ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में इसके विभक्त होने के साक्ष्य मिलते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के विभक्त होने के साक्ष्य क्या मतलब? ये जन्मजात हो गया था, अनुवांशिक हो गया था। ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण होगा, वैश्य का लड़का वैश्य होगा, शूद्र का लड़का शूद्र होगा और क्षत्रिय का लड़का क्षत्रिय होगा। इसकी स्थिति आ गई थी। इसके अलावा जो यज्ञोपवीत का जो अधिकार था ये इन्हीं 2 वर्गों को था, ये 3 वर्ग को था। शूद्र को यहीं से अपात्रताएं ला दी जाने लगी, अपात्रताएं, क्योंकि यज्ञोपवीत से बाहर कर दिया गया। लेकिन जब राजा जो है अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ करता था तो उस समय जो है इनके कह सकते हैं कि अपने विशेष समय में, विशेष ज़रूरतों पर इनको थोड़ा महत्व दिया जाता था। और इसके अलावा जब
राजा जो है युद्ध में जाता था, तो युद्ध के लिए, युद्ध में क्या होता था, युद्ध में से वेतनभोगी सेना नहीं थी, वेतनभोगी सेना बाद में हुआ वेतनभोगी सेना, लेकिन अभी वेतनभोगी सेना नहीं थी। तो अभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सब का मुंह देखना पड़ता था जब उसे युद्ध के लिए जाना पड़ता था। तो इन सब में से उसको सेना चाहिए था, इनका समर्थन चाहिए था, हर इस दृष्टि से इनका सहयोग चाहिए था। तो इस सहयोग के लिए भी अभी अपात्रताएं बढ़ रही थी, लेकिन अभी अपात्रताएं पूरी तरह से लादी नहीं गई थी। सामाजिक संगठन हो गया बात। अब स्त्रियों की स्थिति की बात करते हैं। स्त्रियों की स्थिति क्या थी? वैदिक काल में स्त्रियां क्या थीं? बाल विवाह नहीं होते थे, बाल विवाह नहीं होते थे, विधवा विवाह होता था, नियोग की प्रथा थी, इसके अलावा यज्ञों में भाग ले सकती थीं। लेकिन यहाँ से अपात्रताएं इसकी बढ़ गईं। यहाँ से महिलाओं के ऊपर, स्त्रियों के ऊपर जो एक कह सकते हैं कि कृषि अर्थव्यवस्था के बाद पुरुष प्रधान समाज की जो चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें यहाँ पर लागू होने लगीं। अब स्त्रियों को धीरे धीरे बाहर का, हालांकि स्त्रियां विद्वान होती थी, उनको पढ़ा लिखा, जैसे गार्गी एक विदुषी महिला थी, लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं कि गार्गी और याज्ञवल्क्य संवाद में बाद जब गार्गी तर्क करती है तो याज्ञवल्क्य कहते हैं कि अधिक तर्क ना करो, नहीं तुम्हारा सिर तोड़ दिया जाएगा। बृहदारण्यक उस उपनिषद में है। पुत्री को हीन माना गया है, सभी दुखों का कारण माना गया है शतपथ ब्राह्मण में। मैत्रायणी संहिता में उसको सुरा आदि के साथ उसको निकृष्ट माना गया है महिला स्त्रियों को। तो इस तरह से स्त्रियों को त्याज्य माना गया और इनको वस्तु के रूप में जो देखने की परंपरा बाद में मध्यकाल में बहुत चरम पर पहुंची, वो चीज़ें यहाँ से शुरुआत होने दिखाई देती हैं। अब बात आती है गोत्र प्रथा। गोत्र प्रथा क्या थी? गोत्र प्रथा मतलब गोष्ठ। पहले ये था कि वैदिक काल में एक पशुओं का जो गोधन था, जहाँ पाला जाता था, उसे गोष्ठ कहते थे। क्या कहते थे? तो एक गोष्ठ, एक परिवार का जहाँ पाला जाता था उसको गोष्ठ कहते थे। बाद में गोत्र प्रथा यानी एक मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों को एक गोत्र का माना जाता था। और बाद में यहीं से गोत्र के बाहर विवाह करने की परंपरा शुरू हुई, यानी गोत्र के भीतर विवाह निषिद्ध कर दिया गया, गोत्र के बाहर ही विवाह की परंपरा शुरू हुई है। और इसके बाद आश्रम व्यवस्था। वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था स्थापित हुई। इसमें ब्रह्मचर्य या छात्रावस्था, ब्रह्मचर्य एक आश्रम, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। ये 4 आश्रम व्यवस्था इसमें शुरू हुई। ब्रह्मचर्य मतलब जो किशोर युवावस्था के प्रारंभ की स्थिति 25 साल तक, ये इसमें शिक्षा ग्रहण करने का समय था। गृहस्थ मतलब 50 साल तक, ये सांसारिक जीवन जीने का समय था। वानप्रस्थ मतलब वनवासावस्था, और ये जो है संन्यास मतलब संसार से विरक्ति। ठीक, तो ये स्थिति थी। इसके बाद धार्मिक स्थिति की बात आती है। धार्मिक स्थिति मतलब धार्मिक स्थिति इस समय जो है बदलती है। धार्मिक स्थिति में जैसे जो यज्ञ बलि होती थी, यज्ञ होता था, तो वहाँ पर शाक और जौ देते थे। वैदिक काल में क्या करते थे? इसको मिटा देते हैं। वैदिक काल में क्या करते थे? जो बलि यज्ञ किया जाता था उसमें मंत्रोच्चार के साथ स्तुति पाठ किया जाता था, और शाक जौ अन्न क्या देते थे? शाक जौ और अन्न आदि की आहुति दी जाती थी, अन्न है। और उत्तर वैदिक काल में पशुबलि की प्रथा, यानी पशुबलि आज भी हम देखते हैं काली मंदिरों में पशुबलि दी जाती थी।
तो ये प्रथा इसी समय प्रारंभ हो गई थी। साग जो तो पीछे हो गया। इसके अलावा उच्चारण पर बहुत ध्यान दिया जाने लगा, यानी उच्चारण गलती पैसा माना तक बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। तो इससे ये हुआ कि जो ब्राह्मण पुरोहित वर्ग था सॉरी, उसका जो महत्व था बहुत बढ़ा और दान दक्षिणा में वृद्धि हुई, और जो अपना महत्व स्थापित कर ले गया उसको जो है असीम पैसा मिलने लगा। उच्चारण के साथ और पशुबलि प्रथा। अब पशुबलि प्रथा जब होने लगी तो इससे क्या हो गया, पशुबलि प्रथा से पशुओं का हानि होने लगा। और दूसरी चीज़ जो थी, जो निर्वाह अर्थव्यवस्था कृषि की थी, वहाँ पर पशुओं की ज़रूरत थी, क्योंकि मोटराइज्ड वाहन तो मोटराइज्ड ट्रैक्टर आदि तो थे नहीं, तो पशु ही साधन थे। लोहे का फाल बाद के समय में आया, 500 600 या 700-800 ईसा पूर्व में आया, शुरुआत में था नहीं। लकड़ी के फाल से खेती होती थी, पशु भी नहीं थे, तो खेती कैसे की जाए। खेती सीखने के बाद भी खेती नहीं कर पाते थे ठीक से, इसलिए निर्वाह अर्थव्यवस्था ही अभी उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था निर्वाह अर्थव्यवस्था ही बनी हुई थी। इसके अलावा धार्मिक स्थिति में अगर देखा जाए तो पशुबल प्रथा, उच्चारण, इसके अलावा भी जो देवी देवता थे, देवी देवता में वहाँ पर थे इंद्र महत्वपूर्ण थे, इंद्र और अग्नि, ये दोनों। यहाँ पर कौन हो गए, प्रजापति। प्रजापति मतलब ब्रह्मा, और विष्णु को पालनहार माना जाने लगा, विष्णु को पालनहार माना जाने लगा। यहाँ पर जो ये महत्वपूर्ण थे, अब यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो गए। ये कारण है सामाजिक जो परिवर्तन हुआ, इसकी वजह से यहाँ पर युद्ध जरूरी था। तो पुरंदर जो इंद्र था वो पुरंदर था, इसलिए इसे अग्नि जो है इससे देवताओं को आहुति पहुँचाने वाला था, और दैनिक जीवन में अग्नि का बहुत महत्व था, इसलिए इसका महत्व था। लेकिन अस्थायी जीवन के बाद अग्नि जो है घर में, हर घर में प्रज्वलित हो गई, तो इससे जो है उसका महत्व खत्म हुआ। प्रजापति और विष्णु जो बनाने वाले थे और विष्णु जो पालन करने वाले थे, इनका महत्व अधिक बढ़ गया। धार्मिक स्थिति के बारे में और तो नहीं है कुछ। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर दान दक्षिणा की, जिसमें दास दासी, सोने चांदी सब दिया जाने लगा ब्राह्मणों को अभी। लेकिन जमीन दान का उल्लेख नहीं मिलता था, क्योंकि अभी भी जो अस्थायी जीवन शुरू नहीं हुआ था। अस्थायी जीवन शुरू होने के बाद भी बहुत थोड़ी सी, मतलब जो जन से जनपद, जनपद से महाजनपद वाली स्थिति थी, अभी नहीं बनी थी, इसलिए ज़मीन पर प्रेशर कम था, ज़मीन इफरात थी, और ज़मीन को देने का कोई महत्व नहीं था, तो इसलिए इसको लोग नहीं लेते थे। बाकी घरेलू सामान जैसे दास दासी हो गए या सोने चांदी हो गए, जेवर हो, मतलब ये सब चीज़ें वो लेते थे। इस समय जो थी, जो मृदभांड इस समय के थे, मृदभांड क्या बोलते हैं, चित्रित धूसर मृदभांड, ये बार बार पूछा जाता है। ये कटोरे थाली जो यूज करते थे, धूसर, ये चित्रित धूसर होते थे भूरे रंग के। इनको ये लौह अर्थव्यवस्था के साथ, लौह प्रयोक्ता संस्कृत के साथ ये मृदभांड जुड़ा हुआ है। लौह प्रयोक्ता संस्कृत जो शुरुआत हुई उसके इस संस्कृत का प्रयोग करने वाले इसका यूज करते थे, चित्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग करते थे। यानी चित्रित धूसर मृदभांड जहाँ जहाँ मिला है वहाँ पर लोहे के साक्ष्य मिले हैं। कहने का तात्पर्य है कि लोहे का यूज करते थे, और जब लोहे का प्रयोग होने लगा तभी संस्कृत का जो विकास हुआ, जो हमने बताया छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर वैदिक ग्रंथों में, उत्तर वैदिक ग्रंथ इसी गंगा घाटी में लिखे गए, तो उत्तर वैदिक ग्रंथों में श्यामयस और कृष्णयस इसका उल्लेख मिलता है। ये निश्चित तौर पर लोहे के लिए प्रयोग किया गया है, और लोहे के साक्ष्य के बिना गंगा घाटी के सघन जंगलों को काटना मुश्किल था, और मिथिला तक जाना, जैसे जैसे हम पूरब की तरफ जाते हैं बारिश की मात्रा बढ़ती है, जंगल घने होते जाते हैं, उनको काटना मुश्किल था लोहे के औजारों के बिना, लोहे के ज्ञान के बिना संभव नहीं था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक का जो मिथिला तक का क्षेत्र मिलता है, ये इसी वजह से मिलता है, क्योंकि लोहे के प्रयोग से ये जंगल काटने में सफल हुए। कृषि
में कृषि यंत्र जैसे बाड़ाग्र या कृषि के यंत्र तो कम मिले हैं, कृषि के औजार तो कम मिले हैं। और दूसरी चीज़, कृषि के औजार मिलने के बाद भी पशुओं की कमी के कारण ये स्थिति थी कि जो अर्थव्यवस्था में जो बूम आनी चाहिए थी वो बूम नहीं आ पा रही थी उत्तर वैदिक काल में। और वो बूम आगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ हुई, जब पशुओं की बलि में थोड़ी कमी आई। अब आगे आ गई कर्मकांडों के विरुद्ध प्रतिक्रिया। लास्ट हेडिंग है कर्मकांडों के विरुद्ध प्रतिक्रिया। हम जान रहे हैं कि जो समाज था वो एक जड़ अवस्था प्राप्त कर लिया था। वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन तो हो रहा था, लेकिन अस्थायी जीवन के बाद भी गति नहीं आ रही थी अर्थव्यवस्था। हमने बताया गति नहीं आ रही थी क्योंकि अधिशेष बच नहीं रहा था, निर्वाह अर्थव्यवस्था बनी हुई थी, पशु बलि दी जा रही थी। इससे जो किसान था अपने अच्छे पशुओं को बल दे देता था। अब बल दे दिया तो जाहिर सी बात है खेती में उसकी दिक्कत आती थी और किसी तरह से गुजारा होता था। बलि ना दे तो ऊपर वाला नाराज़ हो जाए, नरक में जाना पड़ेगा, तो उसका डर था उसको। जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विभिन्न संप्रदायों का उदय हुआ, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीविक, तो इसमें ये होता है कि डर जो होता है, सबसे पहले जो महात्मा बुद्ध ने कहा कि ईश्वर और आत्मा को ही उन्होंने नकार दिया। उन्होंने कहा कि हम यहाँ के लोगों की, यहाँ की समस्याओं की बात करेंगे, ना कि ईश्वर और आत्मा की। तब ईश्वर और आत्मा को उन्होंने नकार दिया तो डर जो है, जब ईश्वर आत्मा को ही नकार दिया तो स्वर्ग और नरक की कल्पना ही खत्म हो गई और डर खत्म हो गया। और डर खत्म होने के बाद जिन लोगों ने, अधिकतर वैश्य और निम्न वर्ग के लोगों ने बाद में जो है सभी वर्गों के लोगों ने अपनाया, तो अपनाने के बाद इस वर्ग ने जो एक तरह से कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के लिए जो जितनी भी जरूरी चीज़ें थी सामाजिक क्षेत्र में उसमें अनिवार्य था, वो बौद्ध धर्म ने अपना लिया। जैसे कृषि के लिए पैसे या आदि का विनिमय, लेन देन, सूद, ब्याज, मतलब इस तरह की सारी चीज़ें उन्होंने अपना लिया। पशुबल को उन्होंने मना किया, सारे लोगों ने हिंसा को मना किया, क्योंकि समाज में हिंसा से पशु नष्ट हो रहे थे और सबको खाने की दिक्कत हो रही थी। सबको जो है केवल ऊपर तो जाना नहीं था, यहाँ भी जीवन निर्वाह करना था। तो लोगों ने जब समझा तो इस चीज़ को उन्होंने रियलाइज़ किया और ये शुरू हो गया था 1000 ईसा पूर्व के बाद ही, जब वैदिक काल का समाप्त होते होते शुरुआत में ही, जब उपनिषद काल में राजा जनक, हम जानते हैं कि बहुत बड़े विद्वान थे, तो कई राजाओं ने उपनिषद काल में कर्मकांडों का विरोध करना शुरू कर दिया था। जो उपनिषद लिखे गए हमारे, उसमें कर्मकांडों का विशेष विरोध करना शुरू कर दिया था। तो उन कर्मकांडों के विरोध का जो मुख्य स्वर बाद में उभरा, वो आकर के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब विभिन्न संप्रदायों का उदय हुआ तो इसमें उभरा। उसमें यज्ञ की बुराई की गई, ब्राह्मण धर्म की बुराई की गई। बुराई करने का मतलब है कि जो समाज के लिए जो चीज़ें नुकसानदेह थी उसमें उसको मना किया गया। पशुबल को मना किया, यज्ञ को मना किया गया, ढेर सारे जो आयोजन होते थे उनको मना किया गया। कर्मकांडों के लिए जो अथाह धन व्यय किया जाता था, विशेष ध्यान दिया जाता था, इसको उन्होंने मना किया। और इसको मना करने के बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हम अर्थव्यवस्था में जिस बूम को 1000 से 600 ईसा पूर्व तक इंतजार करते रहे, नहीं हो पाया, और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अचानक से होना शुरू हो गया। इसके पहले जो नगर थे वो शैशवावस्था के नगर थे, चाहे विभिन्न नगर थे। उत्तर वैदिक कौशल हम जानते हैं, कौशल रामकथा से जुड़ा है, लेकिन उत्तर वैदिक ग्रंथों में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन अयोध्या का उल्लेख 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद से मिलने, जैसे बूम हुआ तो हम नगरों का, ढेर सारे नगरों का, इंद्रप्रस्थ हुआ, चंपा हुआ, वाराणसी हुआ, अयोध्या हुआ, श्रावस्ती, इन सब नगरों का उदय, पाटलिपुत्र, इन सब नगरों का, कुरुक्षेत्र, इंद्रप्रस्थ, सारे नगरों का एक साथ उदय हम देखते हैं कि इसी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अचानक से नगरीकरण की स्थिति बूम होती है। लोगों की अर्थव्यवस्था, लोगों की आर्थिक स्थिति बूम होती है। महाजनपदों का इसी जब अधिशेष होता है तो राजा को भी मिलता है, राजा अपना साम्राज्य बनाने में, छोटे छोटे राजा अपना जनपद, महाजनपद स्थापित करने में, बाद में जो अधिक शक्तिशाली होता है वो महाजनपदों में भी सबको कब्जा करते हुए साम्राज्य निर्माण करने में सफल होता है। इस तरह से उत्तर वैदिक काल की ये क्लास ख़त्म होती है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और दूसरी अगली क्लास जो होगी वो होगी जो हमने बताया कि अभी जो विभिन्न संप्रदायों का कर्मकांडों के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुई है, उन प्रतिक्रिया करने वाले जो धर्म थे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवक, इन सब कर्मकांड करने वाले विभिन्न जो धर्म थे, इनके बारे में एक एक करके हम अध्ययन करेंगे, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट से महत्वपूर्ण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।